हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है मुझे इश्क हुआ तुमसे पार्ट 4। जानवी जैसे ही किचन में आती है और अंदर का नजारा देखती है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वह अपनी आंखों को फाड़े ही किचन को देखने लगती है। किचन काफी बड़ा था, इतना कि एक बारात आराम से उस जगह पर समा जाए, और वह काफी ज्यादा मॉडर्न था, जिस वजह से जानवी हैरानी भरी नजरों से कुछ देर तक किचन को देखती है। फिर अपनी हैरानी हटा वो खाना बनाने के लिए सामान निकालने लगती है। जानवी इस समय काफी ज्यादा खुश थी और उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। जानवी शौर्य को ही याद करते हुए खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उसे नहीं पता था शौर्य को क्या पसंद है और क्या नहीं, इसलिए वह काफी सारी चीजों को बनाने का सोचती है और उसके पास अभी काफी ज्यादा समय भी था। साथ ही कोई दूसरा काम भी नहीं, जिस वजह से वह खाना बनाने में लग जाती है। मगर जानवी सारा ही खाना अकेली बनाती है। करीब 7:30 बजे तक जानवी काफी सारा खाना बना लेती है और खाना बना लेने के बाद वो किचन से बाहर निकलती है। जानवी जैसे ही किचन से बाहर निकलती है, ठीक वैसे ही उसे सारे मेड सर झुकाए बाहर ही खड़े मिल जाते हैं, जिन्हें वैसे देखकर जानवी हल्की हैरानी के साथ बोली, आप सब यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो? मैडम, आपको जो भी चाहिए प्लीज आप हमें बता दीजिए। आप खुद से कुछ मत करिए, हम हैं सब करने के लिए। अगर सर को पता चला हम सब के होते हुए आपने कुछ भी काम किया तो सर पक्का हम सबको जॉब से निकाल देंगे। एक मेड बड़ी ही हिम्मत कर बोली, अरे ये क्या बात हुई भला? आप लोग फिक्र मत करिए, कुछ नहीं होगा। आप सब अपना काम कीजिए और जो काम हमारा है उस काम को हम करेंगे, क्योंकि ये घर हमारा है। शौर्य जी हमारे पति हैं, तो उनके लिए खाना बनाना हमारा फर्ज है। और अब से सुबह के नाश्ते से लेकर रात का डिनर हम खुद बनाएंगे और शौर्य जी आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप सब बेफिक्र होकर रहिए। इतना बोलकर जानवी शांत हो जाती है। मैडम, अब से अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज बता देना। मैड वापस बोली, अभी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। इतना बोल जानवी थोड़ा सा रुक जाती है और कुछ सोचकर बोली, क्या आप सब हमारे लिए ढेर सारे फूल ला सकते हो? हमें शौर्य जी के लिए सरप्राइज डिनर डेट अरेंज करनी है, तो क्या आप सब उसमें हमारी मदद कर सकते हो? जानवी सभी को देखकर मुस्कुराकर बोली, मैडम आप बस हमें बता दीजिए हमें क्या करना है, हम सब अच्छे से अरेंज कर देंगे। आप बस रेडी हो जाइए। ओके, ठीक है। सबसे पहले तो ढेर सारे फूलों को लेकर आओ और मेरे साथ चलो। इतना बोल वह सभी को कुछ सब कुछ समझा देती है, जिसे सुनकर सारे मेड जानवी के साथ चले जाते हैं। रात के करीब 8 बजे शौर्य की कार घर के बाहर आकर रुकती है और शौर्य कार से बाहर निकलकर घर के अंदर आता है। जैसे ही शौर्य घर के अंदर आता है, ठीक वैसे ही उसे घर में हमेशा की तरह शांति मिलती है। मगर उसकी नजरें किसी की तलाश कर रही होती है, पर उसे वो नहीं मिलता जिसे वो तलाश कर रहा होता है, जिस वजह से वह अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। और जैसे ही वह कमरे के पास आकर डोर खोलता है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। वह अपनी हैरान नजरों के साथ ही कमरे को देखता है, जहां पर लाइट ऑफ थी, मगर बड़ी बड़ी रंग बिरंगी कैंडल जल रही थी और सारा ही कमरा काफी ज्यादा खूबसूरती के साथ ही सजाया गया था, जिसे देखकर शौर्य धीरे से कमरे के अंदर कदम रखता है। मगर जैसे ही वह कमरे के अंदर कदम रखता है, ठीक वैसे ही उसके ऊपर काफी सारी गुलाब की पंखुड़ियां आकर गिरने लगती है, जिसे देखकर उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मगर अगले ही पल उसकी हैरानी मुस्कान में बदल जाती है। वह नीचे देखता है, जहां पर काफी सारे रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियां बिछी हुई थी, बिल्कुल किसी पतली चादर की तरह। कमरे के अंदर काफी प्यारी मदहोश कर देने वाली सुगंध आ रही थी और सारा रूम
कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, जिसे देखकर शौर्य की नजरें बस जानवी को तलाश करने लगती है, मगर उसकी आंखों को जानवी कहीं भी नजर नहीं आती है, जिसे देखकर वह बालकनी की तरफ बढ़ने लगता है, ये सोचकर कि जानवी बालकनी में हो सकती है। ये सोचकर वो उस तरफ बढ़ ही रहा था। उतने में ही उसकी नजर बेड पर रखे कपड़ों पर पड़ती है, जहां पर जानवी ने साड़ी रखी हुई थी, जिन्हें देखकर शौर्य की नजर बाथरूम के डोर पर जाती है, जहां से उसे हल्की रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर शौर्य के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वह धीरे से उस कमरे से बाहर निकल जाता है। तो शौर्य के वहां से जाते ही जानवी बाथरूम का डोर खोलकर कमरे के अंदर आती है और बेड पर रखे कपड़ों को उठाकर उन्हें पहनने लगती है। फिर आईने के सामने जा खड़ी होकर खुद के अक्स को निहारते हुए ही रेडी होने लगती है। तो शौर्य वह दूसरे रूम में आ गया था और वह दूसरे रूम में आकर फ्रेश हो जाता है। साथ ही अच्छे से तैयार होने के बाद वह वापस से अपने रूम में आ जाता है। जानवी रेडी होकर अपने आप को ही निहार रही होती है। तभी धीरे से डोर खोलकर शौर्य कमरे के अंदर आता है। डोर की आवाज सुनकर जानवी की नजर भी सामने की तरफ जाती है, जहां पर शौर्य डोर लॉक कर उसे ही निहार रहा था। शौर्य की नजरों को खुद पर ही महसूस कर जानवी हल्का सा शर्मा जाती है और शर्माते हुए ही बोली, शौर्य जी, आप कब आए? तब, जब तुम बाथरूम में नहा रही थी। शौर्य मुस्कुराते हुए प्यार से बोला और सारे रूम को वापस से देखते हुए ही बोला, ये सब कुछ किस लिए जानवी? क्या ये सब आपको पसंद नहीं आया शौर्य जी? ये सब कुछ हमने आपके लिए ही किया है। इतना बोलकर जानवी रूम के ही एक तरफ देखने लगती है। जिसकी नजरों का पीछा करते हुए ही जब शौर्य उस तरफ देखता है तो उसकी आंखें एकदम हैरानी से फैल जाती है। जानवी की नजरों का पीछा करते हुए ही जैसे ही शौर्य भी सामने की तरफ देखता है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरान हो जाती है और वो उसी हैरानी के साथ ही बोला, जान, ये सब। जानवी धीरे से शौर्य के पास जा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथों की उंगलियों को अपने हाथों की उंगलियों में उलझाते हुए ही बोली, शौर्य जी, क्या आपको ये सारी डेकोरेशन पसंद आई? हमने ये सब कुछ बस आपके लिए ही किया है, ताकि हम आपको स्पेशल फील करा सके। इतना बोलकर जानवी धीरे से शौर्य की आंखों में देखने लगती है। ये सब तुमने मेरे लिए किया जान, ये काफी ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि ये सब कुछ मेरी बीबी ने मेरे लिए जो किया है। इतना बोलकर वह धीरे से जानवी को अपने करीब कर प्यार से उसे देखने लगता है, जो काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी उस साड़ी में, जिसे वैसे देखकर शौर्य प्यार से ही उसे ही देखे जा रहा होता है। धीरे से झुककर उसके माथे को चूम लेता है, जिसे महसूस कर जानवी अपनी आंखों को बंद कर लेती है और उसके हाथ में अपनी उलझी हुई उंगलियों को निकाल अपनी आंखों को खोल प्यार से बोली, शौर्य जी, हमने आपके लिए खुद खाना बनाया है, चलिए खाकर बताइए ना कैसा बना है। इतना बोल वह उसके हाथ को पकड़ उसे उस तरफ ले जाती है जहां पर खाने का टेबल लगा हुआ था। जानवी शौर्य को लाकर चेयर पर बिठा देती है और खुद उसके बगल में बैठकर उसके लिए खाना सर्व करने लगती है। तो शौर्य वो जब उतना सारा खाना देखता है, वो भी ऑयली, तो उसकी आंखें हैरान हो जाती है, मगर वह तुरंत ही अपनी हैरानी छुपाकर प्यार से बोला, ये सब कुछ तुमने अकेले ही बनाया है? हाँ शौर्य जी, हमने खुद आपके लिए ही सारा खाना बनाया है। हमें पता नहीं था आपको खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं, इसलिए ही हमने इतना सब कुछ बना लिया। आप खाकर बताइए ना कैसा बना। इतना बोलकर वह सबसे पहले उसके सामने खीर की कटोरी कर देती है, जिसे देखकर शौर्य एक छोटे से चम्मच से खीर खा लेता है, जिसे देख जानवी बस शौर्य के चेहरे को देखने लगती है। खीर ठीक है जान, पर इसमें तुमने शुगर की जगह नमक डला हुआ है। शौर्य अपना काफी गंदा सा फेस बनाकर बोला, क्या
मगर ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो शुगर ही डाली थी, नमक नहीं। इतना बोलकर वह खुद ही उस खीर को एक चम्मच लेकर खाती है तो उसकी आंखें हैरान हो जाती है। वो भी उसी हैरानी के साथ ही शौर्य से बोली, इसमें तो नमक नहीं, शुगर है शौर्य जी, और ये तो परफेक्ट है। इतना बोल वह शौर्य को ही देखे जा रही थी। लाओ, जरा मैं भी तो देखूं, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई। इतना बोलकर वह जानवी के हाथ से जूठा चम्मच लेकर खुद खाने लगता है, जिसे अपने जूठे चम्मच से खाते देख जानवी बोली, ये हमारा जूठा है शौर्य जी, कोई बात नहीं, तुम खुद भी तो मेरी जूठी हो जान। इतना बोलकर शौर्य मुस्कुरा देता है तो जानवी शौर्य की बात सुनकर शर्मा जाती है और अपना खाना खाने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों का डिनर खत्म हो जाता है, जिसके बाद दोनों ही चेयर से उठकर काउच पर जाकर बैठ जाते हैं। आज का दिन कैसा रहा आपका? जानवी उस खामोशी को तोड़ने के इरादे से बोली। मेरा तो दिन हमेशा की तरह ही रहा, मगर तुम बताओ, ये सब कुछ तुमने मुझे स्पेशल फील कराने के लिए किया? शौर्य प्यार से जानवी को अपने करीब लाकर बोला। हाँ, हमने बताया तो आपको। इतना बोलकर जानवी अपना चेहरा शौर्य के सीने पर छुपा लेती है और अपनी दोनों बाहें शौर्य की पीठ पर लपेट देती है। शौर्य भी धीरे से उसे अपनी बाहों में भरकर ही बेड की तरफ बढ़ जाता है, जिसे महसूस कर जानवी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वह शर्माते हुए ही शौर्य के सीने में चेहरा छुपा लेती है तो शौर्य उसे बेड पर ले जाकर आराम से लेटा देता है और खुद भी उसके बगल में लेट जाता है। शौर्य इस समय बड़े ही प्यार से जानवी को देख रहा था तो जानवी भी शर्माते हुए ही शौर्य को प्यार से निहारे जा रही थी। जान, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत कर बैठूं? शौर्य जानवी के करीब जाकर बोला। नहीं शौर्य जी, हमें आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, ना ही हमें कभी भी ऐसा महसूस होता है कि आप हमारे साथ कभी भी कुछ गलत कर सकते हो। इतना बोलकर वह शांत होती है और शौर्य का एक हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लेती है और प्यार से शौर्य को देखकर ही बोली, इस दिल को आप पर पूरा भरोसा है शौर्य जी, इस दिल को आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है। आप कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हो। इतना बोलकर वह शौर्य के सीने पर अपना चेहरा रख लेती है। जान, एक रात भर की मुलाकात में ही तुम मुझ पर इतना भरोसा करने लगी कि तुमने अपने आप को ही मुझे सौंप दिया। क्या तुम्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है? शौर्य भी उसे अपनी बाहों में भरकर बोला। नहीं, हमें किसी भी बात का कोई अफसोस नहीं है। वैसे भी इतने हैंडसम लड़के के साथ रात बिताने पर भी कोई भी लड़की खुद को खुशनसीब ही समझेगी और उसे कभी भी इस बात का अफसोस नहीं होगा। तो हम तो आपकी पत्नी हैं, तो हम क्यों अफसोस करें? वैसे भी अब तो आप हमारे हो, वो भी पूरी तरह से, तो हमें किसी भी बात का कोई अफसोस नहीं है। इतना बोलकर जानवी धीरे से शौर्य का हाथ अपनी बाह से हटाकर अपनी खुली हुई कमर पर रख देती है और खुद शौर्य के सीने से चेहरा हटाकर उसके गालों पर किस कर देती है। जानवी के इस तरह से किस करने की वजह से शौर्य एकदम हैरान रह जाता है। जानवी के इस तरह से किस करने की वजह से शौर्य एकदम हैरान रह जाता है और वह उसी हैरानी के साथ ही जानवी को देखने लगता है। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं हमें? हमने अपने ही पति को किस किया है, किसी दूसरे के पति को नहीं, जो आप इस तरह से हमें देख रहे हो। इतना बोल जानवी शौर्य के सीने पर अपना एक हाथ रखकर उसके शर्ट की बटन खोलने लगती है। बीबी, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या तुम मेरा रेप करने की कोशिश कर रही हो? शौर्य जानवी के हाथ पर अपना एक हाथ रखकर एक शरारती अंदाज में बोला। आप चाहें तो हमारा फायदा उठा सकते हो, हम सच में बुरा नहीं मानेंगे। वैसे भी आप इस खूबसूरत सी लड़की के प्यारे पतिदेव हो, तो आप फायदा उठा लीजिए। हम बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे, ना ही आपको रोकेंगे। जानवी प्यार भरी नजरों से शौर्य को देखकर बोली। ठीक है बीबी, अगर तुम यही चाहती हो
तो ठीक है, जैसा तुम बोलो। इतना बोलकर शौर्य धीरे से जानवी के ऊपर आकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। तो जानवी भी शौर्य को उस किस में रिस्पॉन्स कर रही थी। भले ही उसे किस करना ना आता हो, मगर वह फिर भी पूरी कोशिश कर रही थी शौर्य को किस करने की। और वह दोनों ही किस करते हुए धीरे धीरे अपने प्यार की गहराई में डूबते ही चले जाते हैं। और उनका वह कमरा दोनों की ही प्यार भरी सिसकियों और गर्माहट दोनों से ही भर उठता है। अगले दिन शौर्य अपने केबिन में अपनी आरामदायक चेयर पर बड़े ही आराम से बैठा हुआ था और वो अपने सामने खड़े रोहन को देखकर काफी ज्यादा सीरियस होते हुए ही बोला, मुझे जानवी की सारी डिटेल चाहिए और उस मंत्री और उसके बेटे की भी सारी डिटेल चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जी सर, काम हो जाएगा। रोहन हाँ में सर हिलाकर बोला। ओके। इतना बोलकर शौर्य उसे वहां से जाने का बोलता है तो रोहन भी वहां से चला जाता है, जिसके वहां से जाते ही शौर्य अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जिसके आंखें बंद करते ही उसके सामने जानवी का सुंदर सा चेहरा आ जाता है, जिसे देखकर शौर्य के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह उसी मुस्कान को अपने होठों पर लिए हुए ही बोला, तुम मेरी हो चुकी हो बीबी और मुझसे जुड़ चुकी हो। मेरे मॉम डैड के बाद अगर कोई और मेरे करीब आया है तो वो तुम हो, और तुमसे पहले कभी भी कोई इतने मेरे करीब नहीं आया जितना तुम आई हो। और अब जब तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो तो शौर्य तुमसे वादा करता है, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ना ही कभी तुम्हारे चेहरे पर उदासियां आंखों में नमी आने दूंगा। अब से तुम मेरी हो और तुमसे जुड़ी हर एक चीज भी मेरी है, फिर वो तुम्हारे दोस्त हो या दुश्मन। इतना बोलकर वह थोड़ा सा शांत होता है और कुछ देर शांत रहने के बाद वह धीरे से अपनी आंखों को खोलता है, मगर उसकी आंखें खुलते ही एकदम गुस्से से लाल हो जाती है और उसकी गुस्से से भरी लाल आंखों में एक जुनून सा होता है, जिसे लिए हुए वह खुद से बोला, जिस इंसान ने तुम पर अपनी गंदी नजरों को डाला है, जिन हाथों ने तुम्हें गंदी तरह से छूने की कोशिश की है, मैं उन हाथों को, उन आंखों को ही मिटा दूंगा जिन्होंने तुम्हें गंदी नजरों से देखने की या छूने की कोशिश भी की है। बहुत जल्द ही बीबी, बहुत जल्द ही मैं तुम्हारे परिवार के कातिलों को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा और फिर तुम खुद अपने हाथों से उन्हें मौत देना। इतना बोलकर शौर्य मुस्कुराता है। ठीक तभी उसके सामने टेबल पर रखा उसका मोबाइल रिंग करता है, जिसकी आवाज सुनकर शौर्य का ध्यान अपने मोबाइल में जाता है। जैसे ही वह मोबाइल में शो हो रहे नंबर को देखता है, ठीक वैसे ही उसकी भौहें सिकुड़ जाती है और आंखें गुस्से से भर जाती है। दूसरी तरफ, सर, हमने काफी जगह उस लड़की को ढूंढा मगर वो हमें कहीं भी नहीं मिली। यहाँ तक कि हमने अपने सारे आदमियों को हर जगह पर फैला रखा है और अपने सभी आदमियों को उस लड़की की फोटो भी भेज दी है, मगर फिर भी वह लड़की अभी तक नहीं मिली, ना ही उसके होने का कोई निशान मिल रहा है। एक आदमी मंत्री के बेटे के सामने खड़ा होकर काफी ज्यादा डरते हुए बोला, जमीन खा गई उसे या आसमान निकल गया जो एक लड़की तुम्हें मिल नहीं रही है। सब के सब नकारे हो तुम, बस तुम लोगों को खाना ठूसना और मुफ्त के पैसे लेना आता है, मगर किसी को भी काम करना नहीं आता। जाओ, चले जाओ यहाँ से और अब मेरे सामने तब ही आना जब तुम सब उस जानवी को मेरे सामने लेकर आओ, वरना मेरे सामने आने की या अपनी शक्ल दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जाओ और ढूंढो उसे, आसपास के सभी गांव और शहरों सभी में ढूंढो उसे, वो मुझे चाहिए, वो भी जिंदा। इतना बोलकर वह लड़का गुस्से में ही एक गोली हवा में चला देता है, जिसे देखकर सारे के सारे गुंडे वहां से भाग जाते हैं। इतना गुस्सा ठीक नहीं है अरुण, अपने गुस्से में काबू रखो। कुछ समय के लिए यहाँ से कहीं बाहर चले जाओ, वैसे भी
हमारे आदमी ढूंढ रहे हैं उस लड़की को और बहुत जल्द ही वो हमारे पास होगी। फिर कर लेना जो करना है तुम्हें उसके साथ, मगर अभी मेरी बात मानो और यहाँ से बाहर चले जाओ। वैसे भी उस लड़की के परिवार की मौत हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए अभी तुम्हारा यहाँ से बाहर जाना ही सही होगा। पर डैड, मैं अभी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। चुप करो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। आज ही तुम यहाँ से बाहर जा रहे हो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक यहाँ पर आना नहीं। इतना बोलकर अरुण के पिता वहां से चले जाते हैं और अरुण गुस्से में ही जाह्नवी को याद करने लगता है। कहिए, क्या काम आ गया आज आपको मुझसे, जो आपने मुझे ऐसे याद किया? शौर्य मोबाइल में बात करते हुए ही बोला। मुझे तुमसे मिलना है शौर्य, और अभी इसी समय ऑफिस से निकलो और मुझसे मिलने आओ। और हाँ, मैं कोई तुम्हारी ना नहीं सुनने वाला हूँ, ना ही तुमसे पूछ रहा हूँ तुम मिल सकते हो या नहीं, बल्कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। इसलिए ऑफिस से निकलो और यहाँ पर आओ, मैं कर रहा हूँ तुम्हारा इंतजार। इतना बोल कॉल कट हो जाता है। आप हर बार अपनी मनमानी नहीं चला सकते हो, ना ही मुझे किसी भी चीज के लिए मजबूर कर सकते हो, क्योंकि मैं वो शौर्य नहीं जिसे आप अपने इशारों पर नचा सको। मैं वो शौर्य हूँ जो दुनिया को झुकाना जानता हूँ, खुद झुकना नहीं। इतना बोलकर शौर्य अपनी जलती हुई निगाहों के साथ ही अपने मोबाइल को घूर कर देखता है और फिर कुछ सोचकर अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। करीब 2 घंटे बाद एक बड़ा सा होटल रूम, जिसके अंदर शौर्य के दादाजी और उनके साथ उनका पोता शान और उसकी माँ सुनीता तीनों ही बैठे होते हैं, और वहीं पर शौर्य भी किसी राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ होता है, और वह अपनी आंखों में नफरत लिए हुए ही उन लोगों को देख रहा था। इस समय उस रूम में एकदम शांति होती है, साथ ही कोई भी किसी को कुछ नहीं बोल रहा था। तभी उस खामोशी को चीरते हुए उस कमरे में एक आवाज सुनाई पड़ती है। कहिए, आपने इस तरह मुझे क्यों बुलाया है? और अगर आप सोच रहे हो मैं अपने मॉम डैड की कंपनी या उनके बिजनेस में आपके प्यारे पोते को हिस्सा दूंगा या हिस्सेदार बनाऊंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। इसलिए काम की बात करिए और मुझे फ्री करिए। वैसे भी मेरे पास समय नहीं है जो मैं ऐसे आप लोगों पर बर्बाद करूं, जो मेरे अपने भी नहीं है। शौर्य बेहद ही खतरनाक और डरावनी आवाज में बोला। ये क्या तरीका है तुम्हारा अपने दादा से बात करने का? सुनीता गुस्से में चिल्लाकर शौर्य को देखकर बोली। एक्सक्यूज मी, क्या आपको भूलने की बीमारी है या आप जानबूझकर भूलने का नाटक कर रही हो? ये ना ही मेरे दादा है और ना ही मैं इनका कुछ हूँ। और भूल गए आप लोग जब सालों पहले मेरे डैड ने मिस्टर मेहता के खिलाफ जाकर आपसे शादी करने से इनकार कर मेरी मॉम से शादी की थी, तब इन्होंने भरी महफिल में मेरे मॉम डैड को अपनाने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक इस इंसान ने मेरे डैड को अपना बेटा मानने से तक इनकार कर दिया था, और तो और अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया था, और उन दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल फेंका था, और कभी भी मुड़कर मेरे मॉम डैड की तरफ देखा तक नहीं, ना ही ये जानने की कोशिश की कि मेरे मॉम डैड जिंदा भी है या नहीं। और आप बोल रही हो ये इंसान मेरे दादा है? नहीं, ये इंसान मेरा कोई नहीं है, ना ही तुम में से कोई भी मेरा अपना है। तुम सब के सब मतलबी और लालची इंसान हो, जिन्होंने मेरे मॉम डैड को घर से बाहर निकाल फेंका, और जब आप सब रास्ते पर आने की कगार पर थे, आप लोगों का बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और आप लोग रास्ते पर आने की नौबत में थे, तब आप लोगों को मेरे मॉम डैड की याद आई। और जब आप सबको पता चला मेरे मॉम डैड बहुत अमीर इंसान बन गए, तो आप लोगों ने झूठे प्यार का नाटक कर उन्हें घर में बुलाया, और मौका देखते ही उनकी सारी जायदाद के लिए उनकी जान ले ली। इतना बोलकर
शौर्य की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह काफी ज्यादा नफरत और गुस्से में ही उन तीनों लोगों को देख रहा होता है। देखो शौर्य, जो हुआ सो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते हैं, मगर जो है उसे तो हम सुधार सकते हैं बेटा। तुम समझो इस बात को, और हम सब साथ में रहते हैं, एक परिवार की तरह साथ में मिलजुल कर। तुम गुस्सा थूक दो और अपने परिवार के पास लौट आओ। दादाजी बड़ी ही बेशर्मी के साथ ही बोले, मिस्टर मेहता, शायद आपने सुना नहीं। मैंने कहा मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, ना ही मैं आपका कुछ लगता हूँ। तो भूल जाइए आप सब, मैं कभी भी वह गलती करूंगा जो मेरे मॉम डैड ने की थी। उनकी अच्छाइयों का फायदा उठाकर आप लोगों ने उनकी जान ले ली और उनके पैसों पर राज किया इतने सालों तक। मगर अब और नहीं, क्योंकि अब मैं अपने लिए सही गलत क्या है ये अच्छे से समझ सकता हूँ, और आप लोग कभी भी मेरे लिए सही नहीं हो। तो दूर रहिए मुझसे और मेरी जिंदगी से, वरना आप सबके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर इतना ही ऐशो आराम से जीने का शौक है आप सभी को, तो फिर खुद मेहनत करो और अपना पेट भरो, क्योंकि मुझसे आप लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। इतना बोलकर शौर्य एक नजर सभी को गुस्से में ही घूर कर देखता है, फिर वहां से बाहर निकल जाता है। देख लिया पापा, इस लड़के को मैं नहीं बोलती थी, ये लड़का प्यार की भाषा समझेगा नहीं, ठीक वैसे जैसे इसके बाप ने नहीं सुना और मेरी जगह उस मिडिल क्लास लड़की से शादी की, और मुझे मजबूर होकर आपके बड़े बेटे से शादी करनी पड़ी। सुनीता बेहद ही गुस्से में अपने ससुर को देखकर बोली, मैं बोल रहा था दादू, ये लड़का सीधे से नहीं मानेगा, लगता है अब उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी और इसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा। इतना बोलकर शान गुस्से में ही मुठ्ठियां भींच लेता है। फिक्र मत करो शान, जो हम चाहते हैं वही होगा। तुम बस थोड़ा सा सब्र करो और सही समय आने का इंतजार करो। जब सही समय आएगा तब हम अपनी चाल भी चलेंगे और चाल में कामयाब भी हो जाएंगे। तुम बस देखते जाओ तमाशा। इतना बोल वहां पर हंसी की आवाज गूंजने लगती है। जानवी हॉल में ही बैठी शौर्य के आने का इंतजार कर रही होती है और उसकी नजर रह रहकर सामने दीवार पर लगी घड़ी पर जा रही होती है, जिसे देखकर जानवी की बेचैनी बढ़ती ही जा रही होती है और वह खुद से बातें करते हुए बोली, ये शौर्य जी बिना पता नहीं कहाँ पर रह गए हैं। अभी तक तो उन्हें घर आ जाना चाहिए था, तो फिर अभी तक आए क्यों नहीं? आने दे जानवी अपने पति को घर, उसके बाद खिला पिलाकर अच्छे से क्लास लेना उसकी। हाँ नहीं तो कोई ऐसा करता है भला जैसा शौर्य जी कर रहे हैं? हम कब से उनके आने का इंतजार कर रहे हैं और ये है कि अभी तक घर आए ही नहीं। ऐसे ही जानवी खुद से बातें किए जा रही थी, तभी उसके कानों में गाड़ी के रुकने की आवाज आती है, जिसे सुनते ही जानवी का गुस्सा अपने आप ही शांत हो जाता है। अब गुस्से की जगह उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो उसी मुस्कान के साथ ही खुद से बोली, लगता है शौर्य जी घर आ गए हैं। इतना बोलकर वह जल्दी से दरवाजे के पास जाने लगती है। तभी शौर्य भी सामने से घर के अंदर आ रहा होता है और उसकी नजर भी जानवी पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके होठों पर भी मुस्कान आ जाती है, जिसे देखते ही जानवी जल्दी से शौर्य के पास जाकर उसे हग कर लेती है और शौर्य भी जानवी को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। क्या बात है बीबी, आजकल तुम्हें काफी ज्यादा प्यार आ रहा है अपने पति पर। इतना बोलकर शौर्य मुस्कुराया। अब हमारे पति है ही इतने ज्यादा हैंडसम और प्यारे से, जिन्हें देखते ही हमारा मन और नीयत दोनों ही फिसल जाती है, तो इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? जानवी शौर्य से अलग होकर उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए बोली, अच्छा तो मेरी बीबी को लगता है मैं हैंडसम हूँ, तो बताओ फिर मैं कितना ज्यादा हैंडसम और प्यारा हूँ? ये बोलते हुए ही शौर्य जानवी को उसकी कमर से पकड़कर
अपनी तरफ खींच लेता है। शौर्य जी, हमें जो बताना है हम हमारे बेडरूम में बताएंगे ना, मगर आप सबसे पहले जाकर फ्रेश हो जाइए, कपड़े बदल लीजिए, तब तक हम खाना लगा देते हैं। जानवी प्यार से मुस्कुराकर बोली, ठीक है बीबी, जैसा आप बोलो, आपका ये पति वो करने के लिए रेडी है। इतना बोलकर शौर्य प्यार से जानवी के गाल पर अपना एक हाथ रख प्यार से एक नजर उसे देखता है, फिर वहां से चला जाता है कमरे में जाने के लिए। तो जानवी भी शर्माते हुए ही किचन में जाने लगती है। जानवी सारा खाना टेबल पर लगाकर शौर्य के आने का इंतजार करने लगती है। तो शौर्य जब रूम में आता है तो उसे बेड पर ही अपने लिए कपड़े निकले हुए दिखते हैं, जिन्हें उसकी प्यारी बीबी ने निकाल कर रखा था, जिसे देखकर शौर्य हल्का सा मुस्कुराता है और अपने साथ लाए एक गिफ्ट बॉक्स, जिसे जानवी ने नहीं देखा था, उसे बेड पर रखकर वो उन कपड़ों को उठाकर बाथरूम में चला जाता है और थोड़ी ही देर में नहाकर तैयार होकर नीचे आ जाता है, जहां पर जानवी उसका कब से इंतजार कर रही होती है। आ गए आप, चलिए बैठिए, मैं आपके लिए डिनर लगा देती हूँ, खाकर बताना मैंने कैसा डिनर बनाया। इतना बोल जानवी प्लेट में डिनर सर्व करने लगती है। आज फिर तुमने डिनर बनाया? क्यों, क्या घर में शेफ नहीं है खाना बनाने के लिए, जो तुमने खुद ही डिनर बनाया? शौर्य उस पूरे डिनर को देखते हुए बोला, शेफ है शौर्य जी, और मेड भी है घर के कामों को करने के लिए, मगर हम भी तो खाली पीली घर पर ही रहते हैं और आप तो हमारे पति हो, इसलिए हमारा फर्ज बनता है हम अपने पति के पेट का अच्छी तरह से ध्यान रखें। इसलिए ही हम खुद ही प्यार से आपके लिए डिनर बना लेते हैं। वैसे भी जितने प्यार से हम आपके लिए डिनर बनाएंगे उतने प्यार से शेफ बना सकता है क्या? जानवी प्यार से शौर्य को देखकर बोली, हाँ वैसे बात तो सही है बीबी तुम्हारी, इसलिए लो अपना ही बनाया खाना अपने पति के हाथों से खाओ और बताओ मेरे खिलाने से डिनर टेस्टी लग रहा है या तुमने बनाया इसलिए टेस्टी लग रहा है। इतना बोलकर शौर्य जानवी को खाना खिलाता है और खुद भी खाना खा लेता है, और ऐसे ही वह दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं प्यार से। फिर डिनर के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीर है, इस फोटो को अच्छे से देखो और इस लड़के को खत्म कर दो, मगर याद रखना काम काफी सफाई के साथ होना चाहिए और किसी को कुछ पता भी नहीं चलना चाहिए, और वो मर्डर नहीं, ऐसा लगे जैसे कि कोई हादसा हो, पर अभी नहीं, कुछ दिन इंतजार करने के बाद उसे खत्म करना, ताकि कभी किसी को ये ना लगे उसे मारने के पीछे हमारा हाथ है। एक औरत जिसने अपने चेहरे पर काला मास्क लगा रखा था, वह एक फोटो को सामने खड़े गुंडे को देते हुए बोली, काम हो जाएगा मैडम, आप बस रोकड़ा तैयार रखना, हम अपना काम कर देंगे, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, और उसमें कभी भी आपका नाम नहीं आएगा और ना ही आप पर किसी को भी कोई शक होगा, आप फिक्र मत करो। वैसे भी हम अपने धंधे में गद्दारी नहीं करते हैं। सामने खड़ा गुंडा सिगरेट पीते हुए बोला, गद्दारी होनी भी नहीं चाहिए, ना ही गद्दारी करने का सोचना, उस लड़के को ऐसे खत्म करना जैसे उसके साथ कुछ हादसा हुआ हो। इतना बोलकर वह औरत पैसों से भरा बैग उस आदमी को देते हुए ही बोली, ये बस एडवांस है, बाकी काम पूरा होने पर इससे भी ज्यादा मिलेगा, बस काम सफाई से करना। इतना बोलकर वह औरत वहां से चली जाती है। आपको कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज कमेंट करना ना भूलें। हमें जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको कहानी कैसी लगी।